मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि मुझे बोलने का मौका मिला है। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के समर्थन में मैं खड़ा हूं। साथ ही साथ बहुत सी बातें भी मुझे रखनी हैं। हालांकि समय सीमित है, पूरी बात नहीं रख पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कम समय में अपनी बात ख़त्म कर दूं। मैं सबसे पहले जितने भी मानव, जितने भी राजनेता, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने सामाजिक लड़ाई को आगे बढ़ाया, मैं उनका धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं। आज मैं कुछ देर पहले तमिलनाडु के नेता, बहुत ही सीनियर नेता TR बालू जी का मैं भाषण सुन रहा था। उन्होंने संघर्ष और किस तरीके से पुराने राजनेताओं ने, जो इस समाज में सबसे पीछे हैं, सबसे दबे लोग हैं, जो हज़ारों साल अपमानित हुए, उनके संघर्ष और उनको कैसे सम्मान और हक मिल सके, उसकी कैसे लड़ाई लड़ी गई। मैं कई माननीय सदस्यों का भाषण सुना। हमारे बगल में बैठी हैं सुप्रिया सुले जी, उनका भी मैंने भाषण सुना। वो कह रही कि सरकार से वो कंफ्यूज हैं, क्योंकि सरकार के एक माननीय सदस्य कुछ कहते हैं, दूसरे माननीय सदस्य कुछ कहते हैं। ये तो सदन की बात है सभापति महोदय। लेकिन अगर हम सत्ता पक्ष में बैठे लोगों की बातें सुने और उनका आकलन करें, अगर देश को सबसे ज़्यादा किसी ने गुमराह किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों को, दलितों को सबसे ज़्यादा गुमराह करने का काम किया। और सभापति महोदय, नियत साफ हो तब हम उम्मीद करेंगे कि आरक्षण बचेगा। हम तो सरकार चलती देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में। क्या सरकार वो भारतीय जनता पार्टी की नहीं है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के लोग नहीं है? जहां तक आज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात है, मैं दो बातें बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं। हम सब स्वीकार कर रहे हैं, सदन के जितने भी सदस्य हैं, ये भी अच्छा है कि स्टेट्स को मौका मिल रहा है, वो अपने आप फैसला ले सकते हैं किन जातियों को ओबीसी में शामिल करना है। लेकिन क्या एक ही जगह पर जब तक आप 50% की कैप नहीं बढ़ाएंगे तो क्या ओबीसी को पूरा अच्छा मिल जाएगा? आप एक ही कमरे में न जाने कितने लोगों को बैठाना चाहते हैं। आप कहते हैं इसी सदन में, क्योंकि ये लोकसभा छोटी पड़ रही है, हमें एक सेंट्रल व्यवस्था बनाना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा सदन बनाना है, हमें सब आराम से बैठ सकें। तो आप अपनी सहूलियत के लिए तो बना रहे हैं सेंट्रल व्यवस्था, लेकिन आरक्षण जो सबसे मूल भावना रही मंडल कमीशन की, उससे खिलवाड़ कर रहे हैं। कौन नहीं चाहता जाति जनगणना हो? माननीय सभापति महोदय, हमसे बेहतर किसी ने नहीं देखा होगा कि जातियों में नफरत अगर कोई फैलाता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो नफरत फैलाते हैं। मुझे याद है चुनाव मत भूलिए, इन्होंने चेहरे आगे किए, इन्होंने चेहरे आगे किए कि ये ओबीसी मुख्यमंत्री होंगे, ये ओबीसी मुख्यमंत्री होंगे, ये ओबीसी मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन जब मुख्यमंत्री बना तो कौन बना? ये हर जाति के अंदर नफरत फैला दी इन्होंने। इसलिए हमारी मांग है सभापति महोदय, जब इतना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया है, तो जो सबसे पुरानी मांग रही है कि सब जातियों को गिन लिया जाए। आज भारत में सबसे बड़ा मुश्किल काम यह है कि हर जाति ये समझती है कि मैं आबादी में ज्यादा हूं। हर जाति को एक दूसरे से कंफ्यूजन पैदा किया हुआ है कि आप ज्यादा हैं जाति में, आपका हक छिन रहा है, आपको जो हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो सभापति मेरी मांग है, इस समय जब इतना बड़ा फैसला सरकार ले रही है और जब इनकी सरकारी पिछड़ों ने बनवाई है, तो जाति के आधार पर जो कास्ट सेंसस है, उसके जो आंकड़े हैं कम से कम जारी होने चाहिए, क्योंकि सरकार ने हजारों करोड़ रुपया खर्च किया है। ये हमारे समाज की सच्चाई है कि जाति की सीमा के अंदर ही हम रह करके काम करते हैं, उस सीमा से बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए जो सबसे बड़ी मांग हमारी है, एक तो आरक्षण की कैप बढ़ाई जाए, 50% से ऊपर किया जाए। वो सरकार स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी? वहाँ के माननीय सदस्य जो पिछड़े और दलित बैठे हैं, वो शायद इस बात को मानते होंगे कि आरक्षण बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर एक को पद मिल जाए, एक मंत्री बन जाए, 2 मंत्री बन जाए, शायद उससे पिछड़ों का भला नहीं होने वाला। भला तब होगा जब हम इस 50% की सीमा को और आगे बढ़ा दें, तब जाकर के हमें पिछड़ों का भला होगा। मंत्री बनने से भला नहीं होने जा रहा है।
MP कितने भी आए हों हमारे, लेकिन अगली सरकार समाजवादी बनने जा रही है। और आप अगर कास्ट सेंसस नहीं करोगे तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कास्ट सेंसस करके दिखा देगी। और वो नारा जो सोशलिस्टों ने दिया सभापति महोदय, क्योंकि जब 50% से आगे की बात मैं कह रहा हूं तो वो नारा हमें याद करना चाहिए। सोशल लीडर्स ने दिया कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। और ये सरकार न भूले, आपको पिछड़ों ने ही मौका दिया यहाँ बैठने का। जिस दिन पिछड़े हट जाएंगे और दलित हट जाएंगे, आपका पता नहीं लगेगा कि आप कहाँ पर हो। इसलिए सभापति महोदय, हमारी 2 ही मांगे हैं कम समय में। एक तो सीमा बढ़ाई जाए और दूसरा ओबीसी के कास्ट सेंसस के जो आंकड़े वो जारी किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, धन्यवाद। सुरेश धनोरकर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। संविधान के आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के तहत अनुसार स्टेट किसी भी बैकवर्ड क्लास के नागरिकों के पक्ष में नियुक्त या पदों के आरक्षण के लिए कोई भी प्रोविजन कर सकता है। प्लीज 1 सेकेंड। यस, नो, अखिलेश जी प्लीज आप शुरू करो। 1992 में इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वीपी सरकार में जारी ऑफिस मेमोरेंडम की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को बनाए रखा था, जिसमें सोशलिटी एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए 27% वैकेंसी का प्रावधान था। इसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि कुछ असाधारण दशा को छोड़कर आर्टिकल 16(4) के तहत रिजर्वेशन नियुक्तियों के या पदों के मामले में 50% से ज़्यादा नहीं होगा, तभी आर्थिक मानदंड के आधार पर 10% आरक्षण को भी समाप्त कर दिया था। अगस्त 2018 में एक्ट बनाए, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 338B और आर्टिकल 342A जोड़ा गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी NCBC को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस आर्टिकल 338B के तहत मिला। इसी उसे SCBCS से संबंधित मामलों की जांच, निगरानी और केंद्र और राज्य सरकार के लिए रिपोर्ट और सिफारिश देने की ताकत भी मिली। आर्टिकल 342A उन वर्गों के नोटिफाई करने के राष्ट्रपति जी की पावर में रेखांकित करता है कि जिन्हें SCBC माना जाएगा। पार्लियामेंट्री सेलेक्ट कमेटी रिपोर्ट 2017 और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा अगस्त 2017 में सदन में दिए गए बयानों में केंद्र सरकार ने माना कि SCBCS को नोटिफाई करने की स्टेट गवर्नमेंट के राज्य सरकारों के पावर के आर्टिकल 342A का कोई असर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र स्टेट रिजर्वेशन फॉर SCBC एक्ट 2018 में NG गायकवाड़ आयोग की सिफारिश के आधार पर मराठा समुदाय को 16% आरक्षण प्रदान किया गया। महाराष्ट्र के विधानमंडल में पारित कानून के बॉम्बे हाईकोर्ट की चुनौती दी गई। इसकी वैलिडिटी को अदालत में बरकरार रखा, लेकिन एजुकेशन में रिजर्वेशन घटाकर 12% और एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन 13%